वेलकम टू माय चैनल कॉमर्सिफिकेशन। आज इनकम टैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखेंगे बुक 1 से। चाहे आपका कोर्स BCOC 136 हो या इको 11 हो, ये दोनों के लिए सेम ही है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो ये क्वेश्चन एंड आंसर दोनों के लिए वैलिड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें शॉर्ट नोट पूछा गया था जून 2020 में और दिसंबर 2018 में 6 मार्क्स और 12 मार्क्स का, कि हमें वो इनकम बतानी है जो कि फुल्ली एग्जम्प्टेड है इनकम टैक्स से। ठीक है, तो आंसर कैसे शुरुआत करेंगे आप? सबसे पहले एग्जम्प्टेड इनकम का डेफिनेशन बताइए कि एग्जम्प्टेड इनकम होता क्या है। एग्जम्प्टेड इनकम वो इनकम होती है जो कि ग्रोस टोटल इनकम में या तो पूरी तरीके से नहीं आती या फिर कुछ पार्ट उसका आता है, उसे हम एग्जम्प्टेड इनकम कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी इनकम होती है जो कि फुल्ली एग्जम्प्टेड होती है इनकम टैक्स से? फर्स्ट इज एग्रीकल्चर इनकम, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। एक और मैं बात बता दूं, यदि आपको सेक्शन याद नहीं होता है तो कंप्लीटली स्किप कीजिएगा एग्जाम के दौरान, और यदि आपको याद रहता है तो सही लिखिएगा, गलत मत लिखिएगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनकम फुल्ली एग्जेम्प्टेड होती है इनकम टैक्स से यदि आपकी जो लैंड है इंडिया में सिचुएटेड है तो। ठीक है, सेकेंड इज यदि आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर हैं और आपको सम रिसीव करते हैं तो वो भी इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है, और ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत आता है। थर्ड इज शेयर ऑफ अ पार्टनर्स इन फर्म्स इनकम, सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A। यदि आप किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के पार्टनर हैं और आपको कोई प्रॉफिट मिलता है तो उस प्रॉफिट पे आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फोर्थ इज पेंशनरी बेनिफिट्स रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के दौरान अलग अलग पेंशनरी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे लीव एनकैशमेंट, ग्रेचुटी, कंप्यूटेड पेंशन। तो जो पेंशनरी बेनिफिट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायरमेंट के दौरान मिलता है उनको, उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। एक बात का ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बोला है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं बोला है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इज सम रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यदि आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत कोई पैसा रिसीव होता है तो वो भी फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है, और ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 11 के अंतर्गत आता है। सिक्स्थ इज सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंतर्गत कोई पेमेंट रिसीव होती है तो वो भी एग्जेम्प्टेड होती है फुल्ली। नेक्स्ट इज यदि आपने गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है और उसमें से आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, मतलब आपने किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, वो गोल्ड किसी में नहीं, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है 1999 की स्कीम के अंतर्गत, तो जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है। ठीक है, 8th पॉइंट इज स्कॉलरशिप, सेक्शन 10 सब सेक्शन 16। यदि गवर्नमेंट के द्वारा आपको कोई स्कॉलरशिप मिलती है या फेलोशिप मिलती है एजुकेशन के लिए या रिसर्च के लिए, तो वो भी फुल्ली एग्जेम्प्टेड कहलाती हैं। 9th इज MP जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और जो MLAs होते हैं उन्हें अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे डेली अलाउंस या कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस, तो वो भी फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें बताना है कि इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में एक क्वेश्चन था। ये दिसंबर 2020 और दिसंबर 2016 में क्वेश्चन आया था। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, तो आपको ये आराम से पता चल जाएगा कि कैसे इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं। फिर भी मैं बता देती हूँ कि इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इंडिविजुअल रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, रेजिडेंशियल स्टेटस हमेशा प्रीवियस ईयर के को कंसीडर किया जाता है, असेसमेंट ईयर कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 1, यदि आप पिछले साल इंडिया में 182 डेज के लिए थे या फिर 182 डेज से ज्यादा थे तो आप इंडिया के रेजिडेंट कहलाएंगे। पर अगर कंडीशन 1 फुलफिल नहीं होती है, यदि आप समझ लीजिए पिछले साल 182 डेज या 182 डेज से ज्यादा नहीं थे, तब आप कंडीशन 2 पे मूव करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, कंडीशन 2 तभी कंसीडर करनी है जब कंडीशन 1 फुलफिल नहीं होती। कंडीशन 2 क्या बोलती है? यदि आप प्रीवियस ईयर में 60 दिन थे या 60 दिन से ज्यादा थे, ठीक है, प्लस इसके साथ एक और है, पिछले साल को छोड़ के उससे पहले 4 साल में आप 365 डेज के लिए इंडिया में थे तो भी आप रेजिडेंट कहलाएंगे। समझ में आ गया? कंडीशन 1 पहले फुल चेक करेंगे आप, अगर वो फुलफिल हो जाती है तो कंडीशन 2 देखने की जरूरत नहीं है। यदि कंडीशन 1 फुलफिल नहीं होती है तभी आप कंडीशन 2 को चेक करेंगे। ठीक है, अगर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों ही फुलफिल नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट है। ठीक है,
अब हमने रेजिडेंट चेक कर लिया, यदि आपको पता चल गया कि इंडिविजुअल रेजिडेंट है तो अब हमें चेक करना होगा कि इंडिविजुअल किस प्रकार का रेजिडेंट है, ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। ऑर्डिनरली रेजिडेंट की दो कंडीशन है, ए और बी, और ये दोनों साथ में फुलफिल होनी चाहिए। क्या बोलती है ऑर्डिनरली रेजिडेंट की कंडीशन? कंडीशन ए ये बोलती है कि आप पिछले साल को छोड़ के उससे पहले 10 साल में 2 बार रेजिडेंट डिक्लेयर होने चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बोला, पिछले साल को छोड़ के उससे पहले 10 साल में आप 2 बार इंडिया के रेजिडेंट डिक्लेयर होने चाहिए। कंडीशन भी ये बोलती है कि पिछले साल को छोड़ के उससे पहले 7 साल आप 730 दिन के लिए या 730 दिन से ज्यादा इंडिया में होने चाहिए। ठीक है, अगर आप दोनों ए और बी कंडीशन साथ में फुलफिल करते हैं तो आप ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाएंगे, और यदि आप दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल नहीं करते या फिर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाएंगे। अगर ये क्वेश्चन 12 मार्क्स, वैसे जनरली ये 12 मार्क्स का आया था, मैंने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में, तो यदि ये 12 मार्क्स का आता है तो इसमें एग्जाम्पल भी दे दोगे तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये इनकम स्टेटस, हमें इनकम पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है एज पर रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ श्री रामलाल। तो ये क्वेश्चन मैं पढ़ के नहीं बता रही, डायरेक्ट सॉल्यूशन से ही क्वेश्चन को समझाऊंगी। क्वेश्चन बस एक थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये बोलता है कि श्री श्यामलाल यदि रेजिडेंट है या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट है तो ए से लेके एफ तक जो अलग अलग प्रकार की इनकम बताई गई है तो उसको इंडिया में उसका इनकम टैक्स पे करना है या नहीं करना, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम केस 1 लेते हैं। यदि मिस्टर श्यामलाल इंडिया का रेजिडेंट है, अगर आपने मेरी रेजिडेंशियल स्टेटस वाली वीडियो देखी है तो आपको ये करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। श्यामलाल अगर रेजिडेंट है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात बता दूं, यदि कोई इंडिया का रेजिडेंट होता है प्रीवियस ईयर में तो उसे मोस्टली इनकम पर, मोस्टली क्या सारी इनकम पर उसे इंडिया में टैक्स पे करना पड़ता है, बस एक इनकम को छोड़ के। यदि वो प्रीवियस ईयर में कोई इनकम ऐसी रिसीव कर रहा है जो कि पास्ट ईयर से रिलेटेड है, बात समझ में आई? यदि आप कोई प्रीवियस ईयर में ऐसी इनकम आपको मिल रही है जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड नहीं है, पास्ट ईयर से रिलेटेड है, तो आपको उस पर इनकम टैक्स पे नहीं करना इफ यू आर अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अदरवाइज आपको सारी इनकम पे टैक्स पे करना है। ठीक है, तो यही श्यामलाल का भी क्वेश्चन यही है कि श्यामलाल को पाकिस्तान से एग्रीकल्चर इनकम से 3 लाख रुपए मिलता है। ठीक है, तो इसको टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में। सेकेंड इज सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया बट सर्विसेज वर रेंडर्ड इन इराक 1,20,000, इसको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि ये रेजिडेंट है। डिविडेंड, डोमेस्टिक कंपनी मतलब इंडिया की कंपनी से उसे डिविडेंड मिलता है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा 20,000 का। फिर इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन बांग्लादेश फ्रॉम बैंक डिपॉजिट देयर 60,000 का टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। देन इनकम श्रीलंका से इनकम हुई है, वहां पे बिजनेस किया है पर वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता है तो 1,40,000 पे भी इंडिया पे टैक्स देना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये है कि अगर आप रेजिडेंट हो, मतलब प्रीवियस ईयर में आप डिक्लेयर किए जाते हो कि आप रेजिडेंट हो इंडिया के, तो आपको सभी इनकम पे टैक्स देना है इंडिया पे, बस उस एक इनकम को छोड़ के जो मैंने आपको बताया कि आपको कोई प्रीवियस ईयर में इनकम रिसीव हो रही है पर वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड नहीं थी। पर केस 2 में ऐसा नहीं है। केस 2 ऐसा है कि यदि मिस्टर श्यामलाल रेजिडेंट है पर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, इस केस में हर इनकम पे आपको टैक्स इंडिया में नहीं देना है। इसमें अगर आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हो तो आपको 3 केसेस में इंडिया में टैक्स देना पड़ता है। पहला केस है कि आप इनकम इंडिया में रिसीव करते हो पर आपने इनकम कहीं और अर्न की है तो आपको इसका टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। सेकेंड केस ये है कि आप इनकम इंडिया में अर्न करते हो पर रिसीव कहीं और करते हो तो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। थर्ड केस ये है कि यदि आप इनकम बाहर रिसीव करते हो और अर्न भी बाहर करते हो पर बिजनेस जो है इंडिया से कंट्रोल होता है, ठीक है, इंडिया से कंट्रोल होता है, तो आपको इंडिया में ही टैक्स देना पड़ेगा। ये 3 केसेस NOR के हैं, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पहला केस है कि एग्रीकल्चर इनकम है, पाकिस्तान में हमारी एग्रीकल्चर से इनकम होती है 3 लाख की, तो क्या NOR को पैसा देना पड़ेगा इंडिया में, टैक्स देना पड़ेगा? इस पे नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये इनकम पाकिस्तान में ही रिसीव हुई है, अर्न भी वहीं पे हुई है और इसका कंट्रोल इंडिया से नहीं है, इसीलिए उसको इंडिया में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सेकंड केस ये है कि सैलरी इंडिया में रिसीव की है
पर जो हमने जो सैलरी रिसीव इंडिया में की है, पर हमने सर्विस इराक में दी थी। पर मैंने अभी आपको बताया था कि यदि इंडिया में इनकम रिसीव होती है तो हम उसका टैक्स इंडिया में पे करते हैं, तो इसीलिए एनओआर को यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। थर्ड केस ये है कि डिविडेंड फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी 20,000, तो एनओआर को भी यहाँ इंडिया में ही टैक्स देना पड़ेगा 20,000 का, क्योंकि उसने अपनी इनकम इंडिया में जनरेट की है। फोर्थ केस ये है कि इनकम अर्नड भी बांग्लादेश में की है और रिसीव भी वहीं पे की है, तो उसको यहाँ पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिफ्थ केस ये है कि इनकम हमने जनरेट और अर्न श्रीलंका में की है, पर जो बिजनेस कंट्रोल होता था वो इंडिया से होता था, तो इसका टैक्स एनओआर को यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है। तो ग्रोस टोटल इनकम कितनी हो गई? 2,80,000। थर्ड केस देखते हैं, यदि मिस्टर श्यामलाल नॉन रेजिडेंट है, तो नॉन रेजिडेंट में कैसे चेक करते हैं रेजिडेंशियल? अगर श्यामलाल नॉन रेजिडेंट है तो इसमें कैसे चेक करेंगे कि कौन कौन सी इनकम पे उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। यदि आप नॉन रेजिडेंट हैं, आप इंडिया में इनकम रिसीव कर रहे हैं पर अर्न बाहर कर रहे हैं, तो आपको इंडिया में टैक्स देना है। यदि आप इंडिया में इनकम अर्न कर रहे हैं पर रिसीव आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं, तो आपको इंडिया में टैक्स देना है। यदि आप इनकम रिसीव और अर्न दोनों ही इंडिया में कर रहे हैं, तो भी आपको इंडिया में टैक्स देना है। ठीक है। बाकी सारे जो भी केसेस हैं उसमें आपको टैक्स इंडिया में नहीं देना। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते हैं कि यदि श्यामलाल नॉन रेजिडेंट है, तो पहला केस ये है कि एग्रीकल्चर इनकम हुई है पाकिस्तान में, वहीं पे अर्न की है, वहीं पे रिसीव की है, तो इंडिया में कुछ रिसीव नहीं हुआ, अर्न भी नहीं हुई, तो यहाँ पे श्यामलाल को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सेकंड केस ये है, सैलरी रिसीव हो गई है इंडिया में, तो जैसा मैंने कहा था यदि सैलरी रिसीव हो रही है चाहे अर्न कहीं पे भी हुई हो, इंडिया में टैक्स देना है। थर्ड इज डिविडेंड हुआ, डिविडेंड मिला है एक डोमेस्टिक कंपनी से, मतलब कि इंडिया की कंपनी से मिला है डिविडेंड, तो मतलब आपने इनकम अपनी इंडिया में रिसीव की है, तो 20,000 पे आपको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। फोर्थ केस इज कि आपको बांग्लादेश में इनकम अर्न हुई है, रिसीव हुई है, तो मतलब इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, तो आपको यहाँ टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ केस ये है कि श्रीलंका में आपका बिजनेस है पर कंट्रोल इंडिया से है, तो भी आपको इसमें टैक्स देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप नॉन रेजिडेंट है। ठीक है। अगर आपको ये केसेस समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैंने इसको अच्छे से समझाया है अपने रेजिडेंशियल स्टेटस वाले यूनिट में, तो यूनिट 3 को जाके देख सकते हैं आप। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कैजुअल इनकम पे नोट लिखना है। दिसंबर 2019 में और दिसंबर 2018 में क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स और 4 मार्क्स का। तो कैजुअल इनकम क्या होता है? कैजुअल इनकम वो इनकम होती है जो आपको बाय चांस मिलती है, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। ठीक है। ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होती है। नॉन रिकरिंग नेचर का मतलब होता है ये आपको कंटिन्यूसली नहीं मिलेगी, आपको 5 साल में शायद एक बार मिल जाए या फिर 2 साल में एक बार मिल जाए। रिकरिंग नेचर की नहीं होती क्योंकि कंटिन्यूसली नहीं मिलते। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं कैजुअल इनकम के? जैसे बेटिंग से आपको कोई पैसा कमा लेते हो, आप लॉटरी को जीत जाते हो, क्योंकि जैसे आपने लॉटरी जीती तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आप जीत गए। ठीक है ना। प्लेइंग कार्ड्स, आप कार्ड्स खेल के कोई पैसा कमा लिया, क्योंकि ये इनकम वो होती है जिसमें आप सोच नहीं सकते कि आप कमाएंगे इनकम या नहीं कमाएंगे, चांसेस का पता नहीं, ये आपको बाई चांस मिलती है। ठीक है। इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, क्रॉस वर्ड खेल के, तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो कैजुअल इनकम कहलाते हैं, जो कि बाई चांस मिलती है, लक पे डिपेंड करता है, मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो नहीं मिली। ठीक है। अगर आप यहाँ पे कंडीशन बता दूं मैं, यदि आप हॉर्स रेस से कोई पैसा कमाते हैं, यदि आप हॉर्स रेस से कोई पैसा कमाते हैं और उसका पैसा 10,000 तक है, तो आपको 10,000 तक कोई इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। यदि आप हॉर्स रेस से कोई पैसा जीतते हैं और उसकी जो अमाउंट है 10,000 तक है, तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही 10,000 से ऊपर बढ़ा आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत है। ठीक है। वैसे इनकम जो कैजुअल इनकम होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत आती है और इस पे 30% टैक्स लगता है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इज असेसमेंट ईयर क्या होता है? ये क्वेश्चन आया था दिसंबर 2018 में, सिर्फ 2 मार्क्स का। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है वो ईयर जिस ईयर में आप इनकम टैक्स पे करते हैं उस इनकम पर जो आपने प्रीवियस ईयर में जनरेट की है। समझ में आया? असेसमेंट ईयर क्या होता है? वो ईयर जिस ईयर में आप इनकम टैक्स पे करते हैं उस इनकम पर जो आपने इनकम प्रीवियस ईयर में जनरेट की है। ठीक है। और इसकी डेफिनेशन आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत मिलेगी, जो कि बोलती है कि असेसमेंट ईयर 12 महीने का पीरियड होता है, जो कि 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। समझ में आ गया?
सिक्स क्वेश्चन इज कि प्रीवियस ईयर पे शॉर्ट नोट लिखना था, दिसंबर 2017 में आया था 6 मार्क्स का। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जो कि असेसमेंट ईयर के पिछले वाला ईयर होता है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में आप इनकम जनरेट करते हैं, अर्न करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है। ये भी 12 महीने का ही होता है, 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 दिसंबर को, सॉरी 31 दिसंबर नहीं, 31 मार्च को खत्म होता है, और इसको हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आया था, मैंने देखा था कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में डिफरेंस क्या होता है, तो फटाफट बता देती हूँ। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जिस ईयर में आप इनकम कमाते हैं, समझ में आ गया। प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिस ईयर में आप इनकम कमाते हैं। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट ईयर वाला ईयर होता है, जिसमें आपने जो इनकम प्रीवियस ईयर में कमाई है उस पे जो आप जिस ईयर में टैक्स पे करते हैं उसे असेसमेंट ईयर कहते हैं। समझ में आ गया। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि जिसमें आप इनकम कमाते हैं, असेसमेंट ईयर का मतलब होता है जिस ईयर में आप टैक्स पे करते हैं उस इनकम पर जो आपने प्रीवियस ईयर में कमाई है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा जाता है तो इसी तरीके से दीजिएगा विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज कि हमें रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है HUF का, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। दिसंबर 2017 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है 2 एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है। पहला ये है कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो बिजनेस है कहाँ से कंट्रोल और मैनेज हो रहा है, और दूसरा है कि कर्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, ठीक है। तो पहले हम ये देखेंगे कि बिजनेस कहाँ से कंट्रोल हो रहा है। यदि इंडिया से बिजनेस कंट्रोल होता है और मैनेज होता है होली या पार्टली, पूरी तरीके से या फिर आधा, तो हम बोलेंगे कि HUF रेजिडेंट है। समझ में आ गया। और यदि बिजनेस होली कंट्रोल नहीं होता है इंडिया से तो हम बोलेंगे नॉन रेजिडेंट है। समझ में आ गया। यदि बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से पूरी तरीके से होता है या फिर पार्टली होता है तो हम बोलेंगे कि HUF रेजिडेंट है, और अगर वो होली इंडिया से नहीं होता है तो वो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। तो पहला एस्पेक्ट हमने चेक कर लिया। सेकेंड एस्पेक्ट है कि जो कर्ता है वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट। पहले स्टेप 1 आपका यही है कि आपको ये देखना है कि HUF रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, और यदि आपको ये पता चल जाता है कि HUF रेजिडेंट है तब आप सेकेंड स्टेप में ये चेक करेंगे कि कर्ता ऑर्डिनरली रेजिडेंट था प्रीवियस ईयर में या नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट था। इसमें सेम वही कंडीशन लगेंगी जो कि इंडिविजुअल में लगती है। तो मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग वाले फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्ट नोट लिखना है कि पार्टली एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। जून 2017 में 6 मार्क्स का आया था। देखिए, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम वो होती है जिसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम का भी पार्ट है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम का भी पार्ट है, और जिसमें से हम नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स पे करते हैं। समझ में आ गया। पार्टली एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, इसके अंदर दोनों एलिमेंट होते हैं, एग्रीकल्चर के भी और कमर्शियल बिजनेस के भी, ठीक है। और इसमें से जो आप एग्रीकल्चर इनकम पे इनकम कमाते हैं उस पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, पर जो आप जो कमर्शियली जो आप पैसा कमाते हैं जिसे हम नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं उस पर टैक्स देने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, समझ लीजिए आपकी एक शुगर मिल है, ठीक है। आप खेती बाड़ी करते हैं शुगर केन की, ठीक है। जब तक आप उसकी खेती बाड़ी करते हैं तब तक जो आप इनकम कमाएंगे तो उस पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ही आपने उसका शुगर केन का इस्तेमाल करके चीनी बना ली अपनी शुगर मिल में जाके, और उससे जो आपने प्रॉफिट कमाया तो वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आ जाएगी या फिर कमर्शियल इनकम के आ जाएगी। तो जो भी आप इनकम उसमें कमाएंगे तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। एक बार फिर से बताती हूँ, समझ लीजिए कि आप शुगर केन की खेती बाड़ी करते हैं, आप कुछ शुगर केन डायरेक्टली मार्केट में बेच देते हैं, तो ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो गई, आपको इस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। पर आप कुछ शुगर केन अपनी शुगर मिल में जाके चीनी बना लेते हैं और फिर चीनी को मार्केट में बेचते हैं, तो जो चीनी बेचने से जो आपका पैसा मिलेगा आपको वो कमर्शियल इनकम कहलाएगी और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम पार्टली एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। नेक्स्ट इज कि ऐसे केसेस बताओ जिसमें प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के बराबर होता है। वैसे मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें आप इनकम जनरेट करते हैं, और फिर प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट ईयर जो होता है वो असेसमेंट ईयर होता है जिसपे आपने जो प्रीवियस ईयर में इनकम जनरेट की है उस पर आप टैक्स पे करते हैं। पर कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें प्रीवियस ईयर इक्वल टू असेसमेंट ईयर होता है, मतलब जिस साल में आपने इनकम अर्न की उसी साल उस पर आपको टैक्स पे कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर इक्वल टू प्रीवियस ईयर होता है। तो ऐसे केसेस कौन से हैं? फर्स्ट इज शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। यदि कोई नॉन रेजिडेंट जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है पर वो हमारी इंडिया के पोर्ट पर शिपिंग बिजनेस करता है
तो उसमें जहाँ जितनी भी इनकम वो वहाँ से कमाता है उसको तुरंत उस पर टैक्स देना है, उसको कोई नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं करना। सेकेंड इज, कोई इंसान इंडिया को छोड़ के जा रहा है, कोई इंसान इंडिया को छोड़ के जा रहा है तो जितनी भी इनकम उसने जितने भी मंथ्स की कमाई है उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे मिस्टर आर है, वो यूके में परमानेंटली रहने जा रहा है और वो 10 अक्टूबर 2021 में इंडिया छोड़ देगा, तो 1 अप्रैल से लेके जो 10 अक्टूबर तक उसने इनकम कमाई है उसे टैक्स दे देना है इसी प्रीवियस ईयर में। ठीक है। थर्ड इज कि यदि एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, यदि ये लोग कोई बिजनेस करते हैं मिलकर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, तो ये मिलकर जो भी अपना इनकम कमाते हैं इनको भी टैक्स उसी ईयर में पे करना है जिस ईयर में ये कमाते हैं। थर्ड इज असेसमेंट ऑफ अ फोर्थ इज असेसमेंट ऑफ अ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। कुछ लोग क्या कहते हैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं टैक्स को अवॉइड करने के लिए, तो उन लोगों को भी उसी साल टैक्स पे करना पड़ेगा जिस साल वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं या कोई भी कैपिटल गेन कमा रहे हैं, तो उनको उसी साल उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। फिफ्थ इज डिसकंटिन्यूड बिजनेस, यदि कोई अपना बिजनेस बंद कर रहा है, जिस भी साल में बिजनेस बंद कर रहा है और जो भी उन्होंने इनकम जितने भी मंथ्स की कमाई है उनको उसी साल ही उसका इनकम टैक्स पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक बिजनेस है, हमने समझ लीजिए मैं एक बिजनेस करती हूँ, मैंने 9 अगस्त 2021 में वो बिजनेस बंद कर दिया, तो जो भी मैंने इनकम 1 अप्रैल 2021 से लेके 9 अगस्त 2021 तक कमाई है, मुझे इसी प्रीवियस ईयर या इसी असेसमेंट ईयर में उसका टैक्स पे कर देना है। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल कॉमर्सिफिकेशन को। इसके अलावा आप यूनिट्स को भी गो थ्रू करना अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, ये कुछ ही चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, फिर भी आपको यूनिट अच्छे से पढ़नी है, बुक अच्छे से पढ़नी है। मैं यूनिट 1, 2, 3 तीनों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।